हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 11 अगस्त 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो यूजुअली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से दोनों को अवेल कर लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और टेलीग्राम पर जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता है कि मैंने जुलाई मंथ की करंट अफेयर की कंप्लीट पीडीएफ अपलोड कर दी है आंसर की के साथ, तो अगर आपको नहीं पता था तो आप ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पर अपलोडेड है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए पूरे जुलाई की एक साथ। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो यहां पर कई लोगों ने सही आंसर दिया है। 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। और जो दो लोग हैं जिन्होंने सबसे बेहतर तरीके से आंसर दिया है, इनमें से एक हैं दिलचंद कुमार। इन्होंने सबसे बेहतर आंसर इसलिए दिया है कि इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया है कि 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था बेलगाम में। तो बेलगाम कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। वहां पर इसकी अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी ने। इसके अलावा मुझे इनका भी आंसर अच्छा लगा। इन्होंने केवल 1924 ही नहीं, 1923 और 25 में भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट के बारे में बताया है। तो यहां से भी आप लोग ये भी ध्यान रखें कि 1923 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब अध्यक्ष थे कांग्रेस के, 1924 में महात्मा गांधी हुए और 1925 में सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस को लीड किया था। आपको याद रहे 1922 में चौरी चौरा केस हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। और उसके बाद महात्मा गांधी ने यह वायलेंस होने की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था और 1922 में ही कई सारी गिरफ्तारियां हुई थी, जिनमें से महात्मा गांधी भी एक थे। इनको भी गिरफ्तारी हुई थी और 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन महात्मा गांधी की हेल्थ इश्यूज होने की वजह से इनको कुछ टाइम के बाद रिहा कर दिया गया था जेल से। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी न्यूज में जोर शोर से बातें चल रही हैं, आप सभी को पता ही है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ग्रहण कर ली। ऐसा हुआ क्या? तो देखिए, नीतीश कुमार अभी तक एनडीए से बिलोंग करते थे। एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलियांस। एक तरीके से आप बोल सकते हो बीजेपी की गठबंधन वाली है पार्टी, या फिर आप बोल सकते हो बीजेपी के सपोर्ट से बनी हुई सरकार थी यहाँ पर। नीतीश कुमार इससे पहले आरजेडी में थे। किसमें? आरजेडी में। आरजेडी का मतलब है राष्ट्रीय जनता दल। आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जिसकी स्थापना 1997 में करी गई थी लालू प्रसाद यादव के द्वारा, जिसको इस टाइम पर उनके बेटे संभाल रहे हैं, लेकिन इस टाइम पर भी प्रेसिडेंट लालू प्रसाद यादव ही हैं। तो आरजेडी में नीतीश कुमार पहले भी थे। और राजनीतिक गलियारों के बारे में क्या ही बात करी जाए, आप सभी को पता है पर्दे के पीछे क्या हो जाता है किसी को कुछ पता नहीं लगता है। तो नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ दिया है और अब आरजेडी की तरफ से ये मुख्यमंत्री बन गए हैं। इनको सांसदों का सपोर्ट भी रहा है यहाँ पर, माफी चाहता हूँ, विधायकों का यहाँ पर सपोर्ट भी रहा, जिसकी वजह से सरकार बनाने में फिर से कामयाब हो गए हैं। तो एक राजनीति में एक वरिष्ठ नेता की पहचान आप ऐसे कर सकते हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वाला हिसाब किताब यहाँ पर। खैर, राजनीति से बाहर निकलते हैं और कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 164 है, जो कि हमें यह बताता है कि राज्य का मुख्यमंत्री या फिर राज्य के मुख्य मंत्री का जितना भी मंत्रिमंडल होगा, उन सब को राज्य का गवर्नर ही अपॉइंट करता है। और राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देता है तो किसको देता है? गवर्नर को ही देता है। तो गवर्नर के द्वारा मुख्यमंत्री को अपॉइंट भी किया जाता है और गवर्नर को ही इस्तीफा मुख्यमंत्री देता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार बिहार के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं। और अगर पूछा जाए आपसे कि नीतीश कुमार ये कौन सी बार है जब मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, 8th टाइम। बहुत बड़ा कार्यकाल है राजनीति में इनका। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं, इनका नाम है जेम्स मर्पे। ये अभी हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जेम्स मर्पे ने एक बार फिर से पपुआ न्यू गिनी में अपनी सरकार बनाई है, इलेक्शन जीते हैं और दूसरा टर्म अपना सर्व करेंगे ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में। पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल है पोर्ट मोर्सबे। इसको क्या बोलते हैं? पोर्ट मोर्सबे। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है इसको बोलते हैं कीना। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ रेसलिंग कमेटी में
प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ऐसा पहली बार हुआ है जब कॉमनवेल्थ रेसलिंग कमेटी में प्रेसिडेंट के रूप में किसी भारतीय को जगह मिली है, और ये भारतीय व्यक्ति हैं बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह इस टाइम पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं, तो अब ये कॉमनवेल्थ रेसलिंग कमेटी की भी कमान संभालेंगे। इस बार कॉमनवेल्थ एडिशन, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं 2022 के, कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वैसे भी मैंने आपको अलग से स्पेसिफिक वीडियो दिया है, होपफुली सभी को याद होगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि चेस ओलंपियाड की अध्यक्षता करेगा 2026 में? तो ये देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान को होस्टशिप मिली हुई है 2026 में। अब जब चेस ओलंपियाड होंगे 4 साल बाद, तो इनकी अध्यक्षता या आप बोल सकते हो मेजबानी उज्बेकिस्तान करेगा। ये उज्बेकिस्तान में आयोजित किए जाएंगे। उज्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशिया का कंट्री है। इसकी कैपिटल है ताशकंद और यहाँ पर करेंसी चलती है सोम। 2026 में जो चेस ओलंपियाड होंगे, ये 45वां संस्करण होगा इसका। मतलब इस बार अभी जो चेस ओलंपियाड चल रहे हैं, ये 45वां एडिशन हुआ है, सॉरी 44वां एडिशन हुआ है फिडे का। और चेस ओलंपियाड कल के दिन ख़त्म भी हो गए हैं। इनकी शुरुआत 28 जुलाई से हुई थी और इनका समापन कल के दिन 10 अगस्त को हो चुका है। कल के दिन जब मैंने तालिका देखी थी या स्टैंडिंग्स देखी थी, तो नंबर 1 पे उज्बेकिस्तान ही चल रहा था, सेकंड नंबर पे अर्मेनिया था, थर्ड नंबर पे इंडिया की टीम सेकंड थी, और फोर्थ नंबर पे इंडिया टीम थी, और फिफ्थ नंबर पे यूएस था। अब कल के वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट डेटा दूंगा चेस ओलंपियाड 2022 का। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी की तरफ से प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए किसको डिक्लेयर किया गया है? तो आईसीसी ने जुलाई के मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया है। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं व्यक्ति, ये हैं प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और ये बॉलर की हैसियत से खेलते हैं। आईसीसी ने साल 2021 में जनवरी के महीने में पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर करना शुरू किया था। उस टाइम पर ऋषभ पंत पहले ऐसे व्यक्ति थे या खिलाड़ी थे जिनको आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया था। प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर करने के पीछे आईसीसी की विल नहीं होती है। आईसीसी के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल का नाम है iccccricket.com/awards। इस पोर्टल में हर महीने वोटिंग होती है दुनिया भर से। आप भी यहाँ पे जाके वोट कर सकते हो और जिस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जो खिलाड़ी ट्रेंडिंग कर रहा होता है, उसी खिलाड़ी को आईसीसी की तरफ से मेल और फीमेल कैंडिडेट्स में दोनों में प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट दे दी है। साल 2022 में जनवरी से लेकर अगस्त तक का, सॉरी जुलाई तक का आपके पास डेटा हो गया है। तो आप देख सकते हो प्लेयर ऑफ द मंथ मेल कैटेगरी में कौन कौन रहे। जनवरी में कीगन पीटरसन रहे साउथ अफ्रीका के, फरवरी में श्रेयस अय्यर रहे भारत के, मार्च में बाबर आजम रहे, अप्रैल में केशव महाराज रहे, और मई के महीने में एंजेलो मैथ्यूज, और जून के महीने में जॉनी बेस्टरवो। जो पिछले महीने जॉनी बेस्टरवो थे इंग्लैंड के, ये बैटर है बेसिकली। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी की तरफ से प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए फीमेल कैटेगरी में कौन रही? तो विमेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई डिक्लेयर करी गई हैं। ये हैं एमा लैम्ब। क्या नाम है? एमा लैम्ब। ये इंग्लैंड की बैटर खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर मैंने विमेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 की पूरी लिस्ट दे दी है, तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई और आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है? ग्रेग ब्रैकली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का टाइटल किसको दिया गया है? तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये 7वीं बार है जब एआईएफएफ की तरफ से सुनील छेत्री को फुटबॉलर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, द्वारका में, और इसके प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल। क्या नाम है? प्रफुल्ल पटेल। और सबसे पहले सुनील छेत्री को फुटबॉलर ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया था एआईएफएफ की तरफ से साल 2007 में। अगला क्वेश्चन है, एआईएफएफ की तरफ से फुटबॉलर ऑफ द ईयर विमेंस कैटेगरी में किसको डिक्लेयर किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रही हैं, जो महिला खिलाड़ी दिख रही हैं, इनका नाम है मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण पंजाब की खिलाड़ी हैं और इनकी उम्र है 20। तो इनको फुटबॉलर ऑफ द ईयर
2021 से 22 के सत्र के लिए डिक्लेयर किया गया है। आज के वीडियो में आप देख सकते हो स्पोर्ट्स स्पेशल वीडियो है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आज स्पोर्ट्स के ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स से ही है। अभी हाल ही में सेरेना विलियम्स ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है कौन से गेम से? तो आई थिंक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, आम आदमी, जिसको नहीं पता होगा कि सेरेना विलियम कौन से खेल से संबंधित है। ये टेनिस की दुनिया में नंबर 1 स्टार खिलाड़ी रह चुकी हैं। और आपको पता है कितने टाइम तक ये वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर रह चुकी हैं? 319 सप्ताह तक इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर की हैसियत से हमेशा रैंक को होल्ड किया है। इनके करियर की अगर बात करें तो बेसिकली ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं, अमेरिकी खिलाड़ी हैं। और इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में 23 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, पहली चीज़। उसके बाद 73 कैरियर टाइटल इन्होंने जीते हुए हैं, मतलब टोटल अगर मिला लिया जाए। और इनका जो विनिंग रेशियो है यह 85% है, मतलब बहुत ही ताबड़तोड़ खिलाड़ी। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो टेनिस के एक एरा का अंत हो रहा है इनके रिटायरमेंट के साथ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन साइकोलॉजिस्ट टू बी मार्क्ड ऑन यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम? कहने का मतलब यह है कि अमेरिका की सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में किस भारतीय साइकोलॉजिस्ट को सम्मानित किया गया है? तो ये शामिल किए गए हैं रामाधार सिंह। रामाधार सिंह अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इन्होंने सोशल साइकोलॉजी के क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है, जिसके लिए इनको अमेरिका के हेरिटेज हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। और इस टाइम ये अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसके द्वारा भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन मुंबई के अंदर किया गया है? इस बार भारत रंग महोत्सव का 22वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो मुंबई में उद्घाटन इसका किया है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने। अब देखिए, जो भारत रंग महोत्सव है इसका मेन मोटो क्या है? इसको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस साल हम लोग मना रहे हैं इस वजह से। और ये जो मनाया जा रहा है ये केवल मुंबई में ही नहीं, पूरे भारत में 6 शहरों में इसको मनाया जा रहा है। नंबर 1 मुंबई, नंबर 2 अमृतसर, नंबर 3 वाराणसी, नंबर 4 बेंगलुरु, नंबर 5 नई दिल्ली और नंबर 6 भुवनेश्वर। तो ये वो 6 शहर हैं जहां पर भारत रंग महोत्सव मनाया जा रहा है। और इसको मनाने का पीछे का मेन मोटो ये है कि हर एक शहर में 30 प्ले दिखाए जाएंगे और इन सभी प्लेस में भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों ने किस तरीके से योगदान दिया है उन सभी को दर्शाया जाएगा। भारत रंग महोत्सव की शुरुआत 9 अगस्त को हो चुकी है और ये 13 अगस्त तक चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लायन डे अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? तो लायन डे 10 अगस्त को अभी हाल ही में मनाया गया है। यह दिवस शेरों को बचाने के लिए मनाया जाता है। दुनिया में लगातार शेर कम हो रहे हैं, इस वजह से वर्ल्ड में कई सारे कंट्रीज के द्वारा शेरों को रेड स्पीसीज डिक्लेयर कर दिया गया है। रेड स्पीसीज डिक्लेयर करने का मतलब यह है कि प्रजाति जब विलुप्त होने की कगार पर होती है तो उसको रेड स्पीसीज डिक्लेयर कर दिया जाता है। भारत में अगर बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा शेर गिर फॉरेस्ट में है। और गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है? ये है गुजरात में। गिर इस टाइम पर नेशनल पार्क है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स परसों के दिन खत्म हुए हैं। हम सभी को पता है 8 तारीख को कॉमनवेल्थ गेम खत्म हुए हैं। तो इसके खत्म होने पर क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से फ्लैग बेयरर्स कौन रहे? तो ये 2 लोग फ्लैग बेयरर्स रहे हैं। एक तो रही हैं निखत जरीन और दूसरे शरद कमल। शरद कमल कौन से खेल से संबंधित हैं? इन्होंने टेबल टेनिस में भारत के लिए गोल्ड जीता है। और निखत जरीन आपको पता ही है, बॉक्सर हैं। 50 kg वेट कैटेगरी में इन्होंने भी गोल्ड जीता है भारत के लिए। तो दोनों को क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर्स के रूप में अपॉइंट किया गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से फ्लैग बेयरर कौन रहे, तो एक तो पीवी सिंधु रही और दूसरे हॉकी टीम के हमारे जो कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह। तो ये 2 लोग रहे ओपनिंग सेरेमनी में। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो मैस्कॉट है ये कौन था? तो ये था मैस्कॉट शुभांकर। इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है पैरी। पैरी इसका नाम है। यहाँ पर आप देख सकते हो हर खिलाड़ी को मेडल के साथ हाथ में पैरी दिया गया है।
ये भी देखिए, इनके भी हाथ में पैरी है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का ये कौन सा शहर है जहां पर अभी हाल ही में भारत और इजराइल दोनों की मदद से सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोला गया है वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन के लिए। तो सब्जियों के बेहतर उत्पादन के लिए एक नए सेंटर की स्थापना करी गई है चंदौली में। चंदौली पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और ये रामपुर के पास पड़ता है, मुरादाबाद के पास। इजराइल के साथ ये पैक्ट पिछले साल भी साइन हुआ था भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि इजराइल में ड्रिप इरिगेशन पद्धति के द्वारा काफ़ी बेहतर खेती करी जाती है। ड्रिप इरिगेशन एक ऐसी तकनीक है सब्जियों को उगाने की या फलों को उगाने की जिसमें पानी का यूज़ कम से कम होता है और फसल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पैदावार होती है। इसको ड्रिप इरिगेशन इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो, साइड में आप देखोगे हर एक लेन में आपको एक पाइप दिखाई देगा, और इस पाइप के अंदर से ड्रॉप ड्रॉप करके पानी टपकता है। पेड़ों को सिर्फ और सिर्फ उतना ही पानी दिया जाता है जितनी की उन्हें आवश्यकता है, लेकिन सिंचाई जब आप आमतौर पर करते हो तो उसमें पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादा पानी की वजह से कई बार फसल की जो क्वांटिटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्वालिटी बहुत ही उपयुक्त होती है, और साथ में पानी का जो बचाव होता है वो एक अलग चीज़ है। इसलिए इजराइल के साथ एक नया एक्सीलेंस सेंटर खोला गया है चंदौली में। इसका उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है, जो कि इस टाइम पे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है। कल के दिन मैं ये कोर्स स्टार्ट कर चुका हूँ अनअकैडमी प्लस में, स्टैटिक जीके का। आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। डिस्काउंट कोड वरुण 777 है। इस टाइम पर बेस्ट ऑफर भी चल रहा है, आपको पता है 12 अगस्त तक ऐसा ऑफर चल रहा है जिसमें आपको सीधे 41% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ऑलरेडी प्राइस भी कम हो रखे हैं इस टाइम पे। इसके अलावा आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक्स्ट्रा 6 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है, और इसके अलावा मेरा कोड लगाने पर 15% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। जब आप इन तीनों फायदे को मिलाओगे तो 41% तक आप डिस्काउंट सीधे सीधे अवेल कर लोगे। तो इससे बढ़िया मौका कोई नहीं है। 2022 में इतना बड़ा ऑफर नहीं आया है, आप इसे अवेल कर सकते हो। इस कोर्स में मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पीडीएफ दे रहा हूँ। अब आज का मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था। कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।